नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। उच्च राशि में और नीच राशि में, तो हम उच्च और नीच राशि की बात करते हैं आज कि उच्च राशि में ग्रह है तो उसका क्या फल होगा और नीच राशि में ग्रह है तो उसका क्या फल होगा। उच्च राशि में कौन से ग्रह की कौन सी राशि उच्च होती है ये आपको हमने पूर्व में बताया है। अभी एक बार और हम आपको समझा देते हैं। और कौन सी राशि किस ग्रह के लिए नीच की राशि कहलाती है, ये दो चीजें हैं। उच्च राशि में जो ग्रह होता है वह अपने स्वभाव के अनुसार अच्छे से अच्छा फल देता है। हर ग्रह का स्वभाव है, माने कौन सा ग्रह, जैसे मोटे रूप में तो दो भागों में ही ग्रहों को बांटा गया है, एक शुभ ग्रह और दूसरे पाप ग्रह। तो पाप ग्रह अपने पाप रूप उस रूप फल देते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले विशेष रूप से, और शुभ ग्रह होते हैं वो अच्छा फल देते हैं, शुभ देते हैं। लेकिन विस्तार से जब हम बात करेंगे तो हर ग्रह कुछ अच्छा भी फल देता है, कुछ बुरा भी फल देता है। और विशेष रूप से अब यहाँ उच्च और नीच की हम बात करें तो 9 ग्रहों में प्रत्येक के बारे में हम यहाँ समझ लेते हैं। जैसे सूर्य ग्रह की हम बात करें तो सूर्य ग्रह मेष राशि में उच्च का होता है। अब जिनका, जैसे अभी आपने कहा था कि एक में अगर सूर्य है, एक का मतलब मेष राशि, तो वह उच्च का है सूर्य। अब उच्च का सूर्य है तो इसका क्या फल होगा, इसमें हम देख रहे हैं आपकी पुस्तक में पेज नंबर क्या है ये आप देख लें, कि हमारी पुरानी पुस्तक है उसमें 230 पेज पे है। तो उच्च राशिगत ग्रहों का फल, रवि उच्च राशि में हो तो धनवान, विद्वान, सेनापति, भाग्यवान एवं नेता। कई लोग जो चुनाव वगैरह लड़ते हैं ऐसे लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, प्राय ऐसे तो सभी लोग जाते हैं, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे जो नेता लोग होते हैं चुनाव लड़ते हैं तो वो जाते हैं। तो उनमें अगर ऐसा लक्षण मिल रहा है कि उनका रवि उच्च राशि में है, उच्च राशि से मतलब मेष में है, और मेष में भी पूरे समय ये सूर्य उच्च का नहीं होता है, मेष राशि के 10 अंश पे है, तो उस समय विशेष परम उच्च कहलाता है। तो ऐसी स्थिति अगर है तो वह भाग्यवान और नेता, मतलब उसे नेता बनने के योग हैं, वो नेता बन सकता है, यानी चुनाव में जीत सकता है। ये तो एक बात हम देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे और भी चीजें हैं, उन सब में फिर हम देखेंगे। जैसे हमने 10 प्रकार से देखा कि नेता बनने के योग 10 जगह या 20 जगह मिल जाएंगे आपको। अब वो 20 जगह में से हम देख रहे हैं कि 20 बातों पे अगर हमने विचार किया और उसमें से 10 या 10 से ज्यादा उसके फेवर में है और कुछ बातें 10 से कम उसके फेवर में नहीं है, तो ऐसे फिर समग्र रूप में देख करके और किसका प्रभाव ज्यादा है किसका प्रभाव कम है, ऐसे देख करके फिर हम उसको फाइनल बता सकेंगे कि नेता बनने के तुम्हारे योग कितने अंशों में बन रहे हैं, और जिन ग्रहों के कारण योग नहीं बन रहे हैं तो इनकी कुछ शांति करने का उपाय बता सकते हैं। ये दूसरा पार्ट रहेगा। अभी तो हम केवल फल जान रहे हैं, फिर जो योग हमारे फेवर में नहीं है उनको अपने फेवर में करने के लिए हम क्या करें, वो उपाय उन ग्रहों की शांति के लिए जो ग्रह हमारे अनुकूल नहीं है तो वैसा उपाय उसके लिए बताएंगे। तो फिर निश्चित रूप से वो उस चुनाव में या जो पद वो चाह रहा है वो उसको मिल सकेगा। और अगर बिल्कुल भी लक्षण नहीं बन रहे हैं तो फिर उसके लिए हम ये बात भी बता सकते हैं कि बहुत अच्छा योग नहीं है, तो आप अच्छा है कि ज़्यादा प्रयास ना करें, और उसके बाद भी आपकी इच्छा करें, करना चाहें करें, ना करना चाहें ना करें, लेकिन हम एक सही सलाह उसके लिए दे सकते हैं। तो ये उच्च राशि में सूर्य के होने का हमने आपको बताया। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, विद्वान भी होता है, सेनापति से मतलब यहाँ कोई युद्ध क्षेत्र में लड़ने सेना के साथ जा रहा हो सेनापति, ऐसा नहीं है। तो सेनापति का यहाँ पर प्रयोजन क्या होगा कि वह जिस क्षेत्र में भी होगा, मान लो कोई
कंपनी में है तो कंपनी में वह कंपनी का मैनेजर लीडर रहेगा, उसके अधीनस्थ बहुत सारे लोग होंगे जो उसके आदेश के अनुसार कार्य करेंगे, उसके लिए काम करेंगे। इस प्रकार से सेनापति का मतलब बहुत से लोगों का स्वामी होगा, वो उसके अधीन काम करने वाले लोग होंगे। इसी प्रकार से उच्च राशि में चंद्रमा है। अब चंद्रमा की उच्च राशि कौन सी होती है? आपने पहले पढ़ा है, वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। और वृष राशि में 3 अंश पे अगर है चंद्रमा, एक राशि में 30 अंश होते हैं, तो शुरू के तीसरे अंश पे है तो ये परम उच्च माना जाता है। ऐसा चंद्रमा होने से माननीय, मिष्टान्न भोजी, विलासी, अलंकार प्रिय एवं चपल, इस प्रकार का चंद्रमा का जो जैसा स्वभाव होता है उसके अनुसार ये पूर्ण फल यहाँ पर उसे प्राप्त होगा। मतलब माननीय होगा, सभी लोग जैसे चंद्रमा को अच्छा माना जाता है, चंद्रमा की चांदनी सबको प्रिय होती है। और मिष्ठान्न भोजी ये विशेष रूप से मतलब उसे 56 भोग यानी अच्छा खाना पीना बेहतर जो होता है वो उसे प्राप्त होगा। और विलासी प्रवृत्ति का होगा और अलंकार प्रिय होगा, मतलब आभूषण वगैरह पहनने का शौक उसे ज्यादा रहेगा, दिखावे का ऐसे कह सकते हैं। चपल होगा, ये चंद्रमा के उच्च में रहने से होगा। मंगल की हम बात करें तो मंगल उच्च का होता है मकर राशि में। मकर माने 10वीं राशि। और मकर राशि में भी 28 अंश पे अगर मंगल है तो वह परम उच्च का होता है। और मंगल ग्रह के जो मंगल का जो स्वभाव है शूरवीरता और कर्तव्य परायण और राजमान्य माने राजा आदि से मान्य, या जैसे कई लोगों के संबंध है मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, इन लोगों से बहुत अच्छे संबंध रहते हैं और मान सम्मान मिलता है उनको उनकी अपनी योग्यता के कारण से। तो ऐसे राजमान्य होते हैं जिनका मंगल उच्च का होता है और शूरवीर होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। और कर्तव्य परायण भी होते हैं, माने अपना जो उनका कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, जो कार्य है उनका, उसे अच्छी निष्ठा पूर्वक वो संपन्न करते हैं। इसी तरह से बुध अगर उच्च का है, ठीक है, तो उच्च का होने का मतलब क्या है, कौन सी राशि में बुध है तो उच्च कहलाएगा। तो बुध के लिए निश्चित है कन्या राशि। कन्या राशि में बुध है तो बुध उच्च का है। जैसे ही हमने जन्म पत्रिका देखी तो हमने ये देख लिया कि इस जन्म पत्रिका में 9 ग्रहों में से कौन सा ग्रह उच्च का है, ऐसा मतलब विशेष चीज है ये। तो इस पे हमने सबसे पहले नजर डाली। अब जब आप फलादेश करने बैठे हैं किसी का, तो फिर आप किताब खोल के पढ़ें तो आप फलादेश नहीं कर पाएंगे, ये चीज आपको याद होना चाहिए। सो अभी आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अधिक से अधिक याद करें और प्रैक्टिस करते जाएं। अपनी पत्रिका में देखें, अपने मित्रों की जन्म कुंडली में देखें, अन्य जो आपने बनाई हैं उनकी जन्म कुंडली में देखें। तो एक्चुअल जन्म पत्रिका में देखेंगे तो ज़्यादा आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा कि आप एक्चुअल देख रहे हैं और उसमें आपको ये दिखेगा भी कि जैसा फल ग्रहों के अनुसार इसमें आ रहा है वैसा ही उसके जीवन में भी घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज भी आप जान सकेंगे। तो उससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ता जाएगा। तो बुध कन्या राशि में उच्च का है और इसमें भी परम उच्च होता है 15 अंश पर। 15 अंश का अगर बुध हो तो परम उच्च का होता है। और ऐसा परम उच्च का या उच्च का बुध है तो राजा बनने के योग होते हैं। राजा बनने से मतलब क्या है, राजा में जो विशेषताएं होती हैं, जो गुण होते हैं, वे गुण उस जातक में पाए जाएंगे। जैसे राजा की आज्ञा सबके ऊपर चलती है तो वह जातक जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जहाँ रह रहा है, जिस समाज में है, तो वहाँ पर वह श्रेष्ठ पद को धारण करेगा। अगर वह छोटे स्थान में है तो अपने उस छोटे स्थान में सबका लीडर बन के रहेगा, सब उसकी बात को मानेंगे और राजा के पास में धन संपत्ति भोग विलास वगैरह
पर्याप्त मात्रा में, अधिक मात्रा में रहते हैं, तो ऐसी ये सारी चीजें उसके पास रहेंगी। अब मान लो राजा जैसी कोई परंपरा नहीं है हमारे यहाँ, पूर्व में रही है, लेकिन जैसे राजा पहले रहते थे उस तरीके की चीज उस जातक को प्राप्त होगी। इसके अलावा बुद्धिमान होगा, बुद्ध जिसका उच्च में है तो वह जातक बुद्धिमान है, लेखक होगा और संपादक हो सकता है। अगर वो इस दिशा में कार्य नहीं कर रहा है तो हम उसे सलाह दे सकते हैं कि वह कोई पत्र वगैरह का संपादन या लेखन का कार्य करे, उसमें उसे सफलता मिलेगी, ऐसी हम उसे सलाह दे सकते हैं। और राजा नहीं है तो राजमान्य होगा, मतलब राजा के यहाँ उसका जो भी वहाँ का लीडर है, मुखिया है, उसके यहाँ उसको अच्छी मान्यता मिलेगी और सुखी रहेगा और वंश वृद्धि कारक होगा और शत्रु नाशक, ऐसा बोध है। ये सूचना हमें दे रहा है कि उसके कोई शत्रु नहीं होंगे। अगर शत्रु हैं तो वो शत्रु वो विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात वो शत्रुता छोड़ देंगे। इस प्रकार का बुद्ध के उच्च में रहने से फल प्राप्त उसे होगा। गुरु ग्रह की हम बात करें तो गुरु ग्रह उच्च में है। कौन सी राशि में उच्च होता है गुरु? कर्क राशि में होता है। और कर्क राशि चौथी राशि है हमारी, और कर्क राशि में भी 5 अंश पर हो तो परम उच्च का होता है। ऐसे उच्च के गुरु ग्रह जिसकी जन्म पत्रिका में है, तो गुरु ग्रह का जैसा स्वभाव है वैसा ही उस जातक में वे गुण, वे स्वभाव पाए जाएंगे। ऐसा व्यक्ति सुशील होगा और चतुर होगा, विद्वान होगा, राजप्रिय होगा, ऐश्वर्यवान होगा, अच्छा धन संपत्ति वगैरह ऐश्वर्य उसके पास रहेगा और मंत्री हो सकता है गुरु के प्रभाव से, और शासक और सुखी रहेगा, मतलब उसके जीवन में ज्यादा दुख नहीं रहेंगे। इस प्रकार का गुरु ग्रह के उच्च में होने से फल प्राप्त होता है। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र की उच्च राशि होती है मीन। ये चीज आपको याद रखनी होगी, क्योंकि ये कहीं से गणित करके नहीं निकाल सकेंगे। ये तो निश्चित है, ऐसा ही सिद्धांत है कि शुक्र मीन राशि में होगा तो उच्च का होगा, तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। और मीन राशि में भी 27 अंश पर अगर शुक्र है तो वह परम उच्च का होगा। और शुक्र के प्रभाव से वह जातक, देखो शुक्र का प्रभाव होता है भोग विलास से संबंधित, ज्यादा होता है शुक्र ग्रह का स्वभाव, तो वह विलासी प्रवृत्ति का होगा। और गाना बजाना, नाचना, गीत संगीत सुनना, ये काम उसे ज्यादा प्रिय होंगे। या अगर प्रोफेशन इस तरह का वो करता है तो इस प्रकार के प्रोफेशन में उसकी रुचि होगी। अगर वो ऐसा प्रोफेशन कोई नहीं कर रहा है तो उसे ये सलाह दी जा सकती है जिसका शुक्र उच्च का है कि वह कोई इस तरह का अगर प्रोफेशन करे तो उसे ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, सफल होगा वो उस कार्य में। कामी प्रवृत्ति का होगा और भाग्यवान होगा। शुक्र के उच्च होने से भाग्य का उदय होता है। इसके बाद शनि ग्रह की बात करें तो शनि, ऐसे तो आप जानते हैं कि पाप ग्रह है और ये उच्च का होता है तुला राशि में। और तुला राशि 7वीं राशि है, और तुला राशि में भी जब 20 अंश पर 20 अंश पर होता है शनि ग्रह, उस समय परम उच्च का होता है। और शनि के उच्च होने से शनि राजा बना देता है। देखो पाप ग्रह है, लेकिन उच्च में रहने पर जिस जातक के शनि ग्रह उच्च का होता है, तुला राशि में परम उच्च का 20 अंश पे आता है, तो यह राजयोग बना देता है। इसके प्रभाव से राजा जैसी पदवी और सुख आदि प्राप्त हो जाते हैं। या जमींदार बना देगा, माने बहुत बड़ी जमीन का अधिपति, मालिक बना देगा, भूमिपति। और किसान, मतलब ये बड़े बड़े जो फार्म हाउस वगैरह चलाते हैं,
जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन होती है, इस प्रकार के पंजाब वगैरह में, उत्तर प्रदेश में ऐसे किसान हैं बहुत सारे। तो इस प्रकार के योग बनते हैं शनि ग्रह के उच्च में होने से, और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा रहेगी। लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति वो रहता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में, नगर में, सभी लोगों में इस प्रकार का योग बनता है। राहु ग्रह की बात करें तो राहु उच्च का होता है वृष राशि में। देखो, चंद्र भी वृष में होता है उच्च का, और राहु भी वृष में होता है। अभी जब हम चंद्रमा की बात कर रहे थे तो वृष के 3 अंश पे परम उच्च का होता है। राहु भी वृष राशि, वृष माने सेकंड, द्वितीय राशि में। और राहु जब उच्च का होता है तो राहु के प्रभाव से, ऐसे राहु को छाया ग्रह माना जाता है, और राहु के प्रभाव से उच्च में होने पर वह जातक सरदार, सरदार से मतलब वही प्रधान, सरदार वो सरदार जी वाला नहीं, माने हेड, सरदार का मतलब जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है उस क्षेत्र में हेड बनेगा, मुख्य रहेगा, और धन उसके पास अच्छा रहेगा, शूरवीर होगा, लेकिन लंपट भी होगा, मतलब वह लालची टाइप का, लोलुपी, इस प्रकार का उसका स्वभाव रहेगा। और केतु ग्रह की बात करें तो केतु उच्च का होता है वृश्चिक राशि में। ये राहु और केतु का स्वभाव है, ये परस्पर विपरीत रहते हैं। तो वृष राशि और वृश्चिक राशि ये परस्पर एक दूसरे के विपरीत हैं, या मतलब आमने सामने रहते हैं इस तरह से। तो वृश्चिक राशि में केतु उच्च का होता है, और केतु ग्रह उच्च का होने से वह जातक राजप्रिय रहेगा, सरदार होगा, लेकिन उसमें नीच प्रकृति का होगा। देखो, जैसा केतु का स्वभाव है वो लक्षण जाएगा नहीं, वैसा मतलब वो राजा भी बन जाए या राजमान्य हो जाए, सरदार हेड बन जाए, तो भी उसमें एक वो नीच प्रकृति वाला गुण केतु वाला रहेगा। ये राहु केतु की कहानी सब जानते होंगे। समुद्र मंथन में जब वैश्य और अमृत निकला था, तो वो गुण जो केतु के अंदर है, गुण कहें या अवगुण कहें, तो वो नहीं छूटेगा, तो वो इस जातक में आ जाएगा, और उसमें वो अपनी नीच प्रकृति कहीं ना कहीं दिखाएगा, किसी को धोखा देगा, किसी का बुरा करेगा, इस प्रकार का कार्य करेगा। तो ये ज्ञान हमें अगर पहले से हो रहा है, एक अच्छा ज्योतिषी किसी अपने जातक को ये चीज बता देता है, तो भाई इससे सावधान रहें तो ज़्यादा अच्छा है, इससे ज़्यादा मेल जोल नहीं करें, या कहीं पर जैसे ऐसा लगता है थोड़ा सा भी कि ये यहाँ पर हमें नुकसान इससे पहुँच सकता है, तो उससे दूरी बना लें। इस प्रकार का अपन उसके लिए संकेत पहले से कर सकते हैं सुरक्षा के लिए। जैसे हमें पता है कि पानी बरसने वाला है, ऐसा पूर्वानुमान लगा लिया है, तो अपना इंतजाम घर से बाहर अगर हम निकल रहे हैं तो पहले से करके चलें, छाता लेके जाएं या रेनकोट वगैरह रख के जाएं, जहाँ भी हम जा रहे हैं तो उस तरीके की व्यवस्था हम करके जाएं। ये बात हो गई उच्च राशि में ग्रहों के रहने से। इसी तरह से नीच राशि, उच्च और नीच राशि का प्रश्न आपने किया है पंकज जी। तो आपने उच्च समझ लिया है, और नीच राशि में यही 9 ग्रह हैं। अगर ये नीच राशि में हैं तो इनका क्या फल होगा। तो सबसे पहले तो ये जाने कि नीच राशि किसे कहते हैं, माने किस ग्रह, कौन सा ग्रह किस राशि में है तो नीच का कहलाएगा। तो बड़ा सीधा और सरल सिद्धांत है इसका कि जो भी सारे 9 ग्रह, जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उससे 7वीं राशि में वह ग्रह नीच का होता है। सभी ग्रहों पे ये लागू होगा, सारे 9 ग्रहों पे। सरल सीधा सा सिद्धांत है, सो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आपने उच्च याद कर लिए, सूर्य मेष, चंद्रमा वृष में, मंगल मकर में, बुध कन्या में, बृहस्पति कर्क में, शुक्र मीन और शनि तुला राशि में, राहु वृष में और केतु वृश्चिक में। और राहु और केतु ये परस्पर भी 7वीं राशि में होते हैं, और
उच्च से नीच राशि की बात करें तो हर ग्रह अपनी राशि से 7वीं राशि में नीच का होता है। जिसमें उच्च का होता है उससे 7वीं राशि। और 7वीं राशि निकालने का तरीका आपको जो हमने ज्योतिष का सामान्य सिद्धांत पूर्व में बताया था गणना करने का, उसको यहाँ भी हमें अप्लाई करना होगा। कैसे करते हैं कि जिस राशि में कोई ग्रह है उससे हमें 7वां घर देखना है, तो 7वीं राशि देखना है या 7वां घर देखना है या जो भी किसी भी नंबर का देखना है, तो अपने घर से गिनती शुरू होती है। ये ज्योतिष का विशेष सिद्धांत है। तो अपने घर से गिनती शुरू करेंगे तो हम सूर्य के लिए नीच राशि निकालें तो कैसे निकालेंगे? देखो, सूर्य पहली राशि में उच्च का है, मेष राशि में। अब 7वीं राशि निकालना है तो 1 से ही गिनती शुरू करेंगे। तो 1 से 7वीं राशि 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो 7वीं राशि हो गई तुला, माने सूर्य तुला राशि में नीच का होता है। इसी तरह चंद्र को हम देखें तो चंद्रमा वृष राशि में उच्च का है। तो नीच राशि चंद्रमा की कौन सी होगी? तो वृष को हम गिनती में देखें, क्रम से 12 राशियों के नाम आपको याद हैं, तो दूसरी राशि है वृष। अब दूसरी से हम 7 गिने तो ऐसे उंगलियों पे हम गिन सकते हैं। आपने कई जगह ऐसा देखा होगा अगर आप ज्योतिषी लोगों के संपर्क में हैं। हमारे गुरुजी जो भोपाल में हम आपको बताए पूर्व में, वो सारी गणना ऐसे अपनी उंगलियों पे ही करते थे। कोई भी चीज, ग्रह, नक्षत्र आदि आदि की कैसी भी कोई भी गणना करनी है तो वो हमेशा अपनी उंगलियों पे गिनते थे। और हमें देख के बड़ा आश्चर्य होता था जब वो हमसे कहते थे, सतीश जरा ये निकालो क्या फल आएगा इसका। तो हम उसको कॉपी में लिख लिख के करते थे पूरा। और उसके बाद जब फल हम बताते थे कि गुरुजी ये आया है, तो वो कहते नहीं, तुमने कहीं गलती कर दी है, फिर से करो। तो हम फिर पूरा गुणा भाग करते थे और फिर निकालते थे, गुरुजी ये आया है, हाँ अब ठीक आया है। और वो कैसे ठीक आया है वो ऐसे उंगलियों पे गिन के बता देते थे। तो उस समय हमें समझ नहीं आती थी बात की ये कैसे इतनी जल्दी निकाल लेते हैं। लेकिन अब ये बात समझ में आती है कि ये इसके सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के अनुसार और कुछ मूल जो तथ्य हैं वो याद रखना होते हैं, उसके अनुसार गणना अंगुलियों पे हम कर सकते हैं। और जो ज्योतिषी अंगुलियों पे गणना करने में पारंगत हो जाते हैं, माहिर होते हैं, वे चमत्कारिक रूप से फलादेश करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि देखो बिल्कुल ऐसे जैसे हम आए और हमारी सारी बात ये ज्योतिषी जी जान गए या गुरु जी जान गए। कैसे जान गए? बड़ा आश्चर्य है, चमत्कार जैसा लगता है। तो वो चमत्कार के पीछे कुछ दिव्य शक्तियां भी काम करती हैं और कुछ अपना ज्ञान और अनुभव भी काम करता है। तो हम देखें वृष राशि से 7वीं राशि, तो वृष से हम 7 गिने तो वृष का नंबर है 2। अब 2 से हम गिनती कर रहे हैं तो 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनेंगे। हमने 7 बार गिन लिया, ठीक है। तो 8 का मतलब हो गया वृश्चिक राशि, अर्थात चंद्रमा की नीच राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का रहेगा। इसी तरह से आगे भी देखेंगे। मंगल मकर में उच्च का है तो कर्क में नीच का रहेगा। बुध कन्या में उच्च का है तो मीन में नीच का रहेगा। बृहस्पति कर्क में उच्च का है तो कुंभ में नीच का रहेगा। शुक्र मीन में उच्च का है तो कन्या में नीच का रहेगा। शनि तुला में उच्च का है तो मेष में नीच का रहेगा। देखो, सूर्य उच्च मेष में है तो तुला में नीच, शनि तुला में उच्च है तो मेष में नीच। इस तरह से 7वीं राशि उसके सामने आ जाती है। फिर राहु वृष में उच्च का है तो वृश्चिक में नीच, और केतु वृश्चिक में उच्च का है तो वृष में नीच का। इस तरह से परस्पर विपरीत में आ जाता है।